रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहीं पे महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना किया करते थे। पीछे देखिए प्रेयर लिखा हुआ है। वो यहीं पे बैठते थे और यहीं पे अपने प्रार्थना सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे वो बैठते थे और प्रार्थना किया करते थे, जहाँ पे बोलते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये उनका प्रेयर स्थल था। तो थोड़ा भिखारी के रूप में एक महान आत्मा का जन्म हुआ था। तो वेलकम गाइस, मैं केएल मनीष और आज हूँ मैं साबरमती के गांधी आश्रम में। आज बात करेंगे गांधी के आदर्शों की, उनके मूल्यों की, त्याग की और परित्याग की, जो हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण रूप में अंकित है। आज हम उनके आश्रम को देखेंगे, उनके द्वारा चलाए हुए विभिन्न प्रकार के जो यात्राएं थी, जो एक वो आत्मा जिसने बिना हथियार उठाए अपने इतने बड़े भारत के लोकतंत्र को, इतने बड़े भारत के गणराज्य को आज़ादी दिलाई। तो इस आश्रम को एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाते थे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी और मैं जहाँ भी एक्सप्लोर करूँगा वहाँ उसके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। तो चलिए इस गांधी के इस आश्रम को एक्सप्लोर करते हैं। क्यों इस आश्रम की स्थापना की गई, उसका उद्देश्य क्या था, उसके बारे में भी जानते हैं। गांधी के साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद अब अहमदाबाद के कोचर में एक आश्रम की स्थापना की गई, जो कि बाद में 1917 में साबरमती के तट पे एक कोचर से साबरमती के तट पे इसको शिफ्ट कर दिया गया 1970 में। उद्देश्य इस आश्रम को शिफ्ट करने का के पीछे उद्देश्य रहा कृषि, पशुपालन, खादी और उससे रिलेटेड जो भी उद्योग थे। बाद में ये कारवां बढ़ता गया, गांधी के अनुयायी बढ़ते गए, सत्याग्रह शुरू हुआ। तो ये देखिए इस आश्रम में, और यहाँ पे ये जो मुख्य आश्रमवासी, जो मुख्य मेन लोग जो आश्रम में रहते थे, मदनलाल गांधी, बाल कृष्ण काल लेकर जमनालाल बजाज, किशोरी मदन, शोभलाल नहीं पर ये लोग इस आश्रम के मेन जो मुख्य आश्रमवासी थे, जो इस आश्रम में रहा करते थे। थोड़ा और अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आश्रम को। ये गांधी जी की परिचय स्थापना। और फाइनली ये उनका चरखा है, जो खादी के उद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया था गांधी ने। यहाँ पर उनसे रिलेटेड बहुत सारी कृतियाँ हैं जो कि प्रिंटेड रूप में रखी गई है छाप के। इस आश्रम में बहुत कुछ है देखने के लायक, जो कि गांधी के विचारों से हमें प्रेरित करता है, जोड़ता है, तो हमें देखना भी चाहिए। यह आश्रम महात्मा गांधी के 13 वर्षों तक उनका घर था। यहीं से वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य गतिविधियां चलाया करते थे और यहीं रहते रहते गांधी ने एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जो स्वयं आत्मनिर्भर खादी के रूप में अपने आप खादी, यहीं रहते रहते गांधी ने एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जो खुद को आत्मनिर्भर बनाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय देश के रूप में अपने आप को जोड़ते हैं। तो ये गांधी के
इसी आश्रम में रहते हुए गांधी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी और भारत को नमक कर से मुक्त कराया था। सोचिए कितनी महान आत्मा थी, जो कि मेरे हिसाब से तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे क्या परिस्थितियां रही होंगी मैं नहीं बता सकता। तो ये देखिए गांधी के ये जो उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया, खादी के क्षेत्र में काम किया, तो बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियाँ जो आप देख सकते होंगे। बेसिकली बापू की प्रतिमाएं भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं। तो ये एक महान आत्मा, और इनके द्वारा ये देखिए जो आश्रम में अभी तक रखी हुई हैं, ये चरखा और सूत से ये जो बनाया करते थे, उनके द्वारा बनाए हुए ये सूत के ये बहुत सारे बंडल यहाँ पे, किसी भी यहाँ पे लिखा हुआ टच नहीं करना। तो मैं दूर से बता रहा हूँ, ये गांधी के चरखे जो रचनात्मक गतिविधियाँ थी, जो लोगों को सेल्फ डिपेंड होने के लिए जो उन्होंने कार्य किए, इस उद्योग को बढ़ावा दिया। ये देखिए उस टाइम पे ये इस टाइप की मशीनें हुआ करती थी जो चरखे से ऊपर चढ़ के आई थी। ये बापू का चरखा, यहाँ पे आप देखिए बापू बैठे हुए हैं, इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। मार्च 1930 को गांधी जी ने ये आश्रम छोड़ दिया, ये घर छोड़ दिया। ये गांधी का कमरा है जिसमें ये देखिए लिखा हुआ है, ये किचन रसोई घर है। सामने कस्तूरबा जी रहती थी, उसके बगल में गेस्ट रूम है। तो 12 मार्च 1930 को जब उन्होंने ये आश्रम छोड़ दिया और ये लोगों को वादा दिला के गए कि मैं जब तक देश को आज़ाद नहीं करा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। 14 अगस्त की आधी रात को या 15 अगस्त 1947 को जब देश अपना आज़ाद हुआ तब गांधी को यहाँ पे वापस आना था। लेकिन गांधी नहीं आए, वो किसी कारणों से दिल्ली में रह गए, दिल्ली में ही रुक गए, जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। चलिए अब चलते हैं विनोबा भावे के हट में, जहाँ पे विनोबा भावे रहते थे। देखिए विनोबा भावे और मीरा कुटी, बहुत छोटा सा हट है, पीछे देखिए लिखा हुआ। तो अब उनके हट में घुस ये उनका हट है विनोबा भावे का, गांधी आश्रम में। तो चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। अच्छा, तो यहाँ पे इतने छोटे सेट में विनोबा भावे रहते थे। देखिए कितना छोटा सा हट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो गांधी के साथ रहते थे। ये कितनी उनकी आत्मा को शांति मिलती थी। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है विनोबा भावे कौन है। वो ये संस्कृत के पंडित हैं, उन्होंने आश्रम में उनकी स्थापना के समय ही प्रवेश किया। तो बहुत सारी उनके बारे में स्टोरियाँ और कहानियाँ लिखी हुई हैं विनोबा भावे के बारे में। थोड़ा सा आगे निकलते हैं। तो ये एक छोटा सा हट था विनोबा भावे का।
गांधी आश्रम में एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी मुझे देखने को मिली। वो ये है कि यहाँ के जो भी या आप भारत से, इंडिया के कहीं से भी हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो गरीब घर के बच्चे हैं अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ क्रिएटिविटी बनाते हैं, उनको यहाँ पे सेल बेचा जाता है और बेचने के बाद उससे जो अर्निंग होती है वो उनके पढ़ाई के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए और उनके एजुकेशन के लिए। तो देखिए बच्चे बना रहे हैं दीपावली का, ये दिवाली कार्ड बना रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है। आपको भी अगर ये छोटी बच्ची है बना रही है क्रिएटिविटी, क्या बना रहे हैं दिवाली कार्ड। ये ऐसे ही बहुत सारी, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो ये दिवाली कार्ड्स सबको अपना अपना टास्क दिया हुआ है, वो अपने अपने कार्ड्स बनाते हैं, बना के बेचते हैं और बेचने के बाद उनसे अर्निंग होती है, तो उससे उनका न्यूट्रिशन और एजुकेशन और हायर एजुकेशन किया जाता है। तो बहुत अच्छी पहल है। आप देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये क्या बना रहे हैं आप लोग? आर्ट। ओके, तो आप लोग स्कूल से हैं? कौन से स्कूल से? नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ जो हैंडमेड हैं, बनाई हुई हैं, वो रखी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग वॉलंटियर भी हैं जो आने के बाद अब यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं उनको बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये स्कूल के बच्चे हैं जो आके अपनी सेवा देते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, जो यहाँ के आश्रम के नाम पे रख दी जाती है और वहाँ से बेचा जाता है उसको। जब गांधी ने नमक कानून तोड़ा तो उससे आक्रोशित होकर अंग्रेज़ों ने इस आश्रम को तोड़ने का फैसला लिया। 1933 में इस आश्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन लोगों की आक्रोश, इतने लोग आक्रोशित थे जिसकी वजह से वो इस आश्रम को तोड़ नहीं पाए और विफल रहे। और साथ में अंग्रेजी सरकार ने भी बाद में आदेश दिया कि नहीं, इस आश्रम को तोड़ा नहीं जाए, नहीं तो बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। तो मजबूर होके उन्होंने इस आश्रम को नहीं तोड़ा। 1963 में इस आश्रम को एक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया, जिसका आप, तो ये आश्रम एक संग्रहालय के रूप में बहुत ही जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं वो यहाँ पे आके गई हैं, जैसे जिसमें सबसे प्रमुख थे नेल्सन मंडेला और भी कई देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष, जिनके जो भी यहाँ पे आता है एक डायरी है जिसमें वो अपना सिग्नेचर करके जाता है इस बापू के आश्रम में। बापू हमेशा ये कहा करते थे, उनके 3 स्लोगन थे, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, जिनके लिए उनके वो 3 एक स्टैचू के रूप में 3 बंदरों को दिखाया गया जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। बुरा मत कहो सबसे पहले, उसके बाद बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। ये भारत के हर एक कोने में ऐसे बंदरों को एक प्रचार के रूप में इनको बिठाया गया है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ मत करो जिससे समाज में विद्वेष फैले और गलत भ्रांति जाए। साबरमती के तट से जो बापू ने जो अभियान शुरू किया था, मुझे लगता है कि बापू के इस योगदान को इतिहास में बहुत ही कम करके आंका गया है, क्योंकि अगर बापू न होते तो ये देश भी नहीं होता। कैसे एक व्यक्ति जो बिना हथियार उठाए इतने बड़े लोकतंत्र को आज़ादी दिला सकता है, ये अविस्मरणीय है और भारत के इतिहास में
इसका उल्लेख बार बार और हजार बार किया जाना चाहिए। ऐसे महान आत्मा का अवतरण इस धरती पे इतनी आसानी से तो नहीं ही हुआ होगा। बहुत से लोग आए, बहुत सी महान आत्माएं आई, लेकिन एक ये व्यक्ति जिसने बिना हथियार, बिना शस्त्र उठाए, बिना लोगों को आज़ादी दिलाई, इतने बड़े लोकतंत्र को आज़ाद दिलाया और भारत के स्वर्णिम इतिहास में इस देश का नाम अमर किया। तो नमन है ऐसे गांधी को, और मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत इस धरती पर हमेशा पड़ती रहेगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को अंत देते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक इस केएल मनीष को अलविदा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, शब्बा खैर, शुक्रिया।